नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। क्या पीएफआई के टारगेट पर हैं पीएम मोदी? ये बड़ा सवाल है। दरअसल पटना पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अतर परवेज और जलालुद्दीन प्लान को अंजाम देने में लगे हुए थे, लेकिन आईबी ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और पटना पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, पटना पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों संदिग्ध आरोपियों ने पूछताछ में बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। साजिश बहुत गहरी थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार की राजधानी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम कामयाबी हाथ लग गई। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री को पटना आना था, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना थी। इस बाबत आईबी ने बिहार पुलिस को डिटेल दी और एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और पटना की फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग से गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। यह अहमद पैलेस है जलालुद्दीन का, जो झारखंड पुलिस में एएसआई हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर अपना मकान बनाए हैं। इसी के ऊपरी तल्ले पर अतहर बिहार और बिहार के बाहर से लोगों को बुलाकर देश विरोधी गतिविधि के लिए ट्रेंड करता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह अहमद पैलेस है और यहीं पर ट्रेनिंग होती है। न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस और एनआईए की जांच में पटना एयरपोर्ट के करीब कुछ कॉपर वायर का कवर मिला है, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास तक कॉपर वायर का कवर मिलना संदिग्ध माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि एयरपोर्ट तक ब्लास्ट कराने के लिए तार पहुँचाने की कोई साजिश तो नहीं रची गई थी। दोनों संदिग्धों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये साजिश हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंड खंड करने वाली है, क्योंकि ये मिशन 2047 पर काम कर रहे थे। इस साजिश को 25 साल बाद यानी 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रचा गया था। ये साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक मकसद के लिए रची गई थी, इसे आप इन दोनों साल के डिजिट से डिकोड कर सकते हैं। पहला है 1947, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 में ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खतरनाक मिशन पर काम कर रहे थे कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। याद कीजिए वो ऐतिहासिक तारीख 15 अगस्त 1947, जब संसद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था। इसके बाद देश के संविधान बनाने वालों ने भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की नींव रखी थी, जहां सबको धार्मिक आजादी मिली, उपासना की स्वतंत्रता मिली। लेकिन पीएफआई के इस मिशन 2047 में उसे तार तार करने का षड्यंत्र बनाया था। ये साजिश तब और बड़ी बन जाती है जब दोनों संदिग्ध आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़े बताए जाते हैं, क्योंकि पीएफआई की सोच उसके कर्नाटक विंग के सदस्य और खजांची शाहिद नासिर को सुनकर शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारी जो लड़ाई है अंग्रेजों के गुलामों के साथ हमारी लड़ाई है। 1947 तक जिस तरीके से गोरों के साथ लड़के यहाँ से मुझसे भगाए थे,
आने वाले दिनों में ये वही ब्राह्मण गोरों को भी इंडिया से इंशाल्लाह हम भगाएंगे। एक पर हमला, सब पर हमला। आज पॉपुलर फ्रंट के ऊपर हमला हुआ है, कल मस्जिद कमेटी का अकाउंट साफ करने के लिए ये लोग आएंगे, कल हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेजेस का अकाउंट ये चेक करने आएंगे। आज हम सबसे पहले हमला सहने के लिए रेडी हैं। जब तुम पर आएगा तुम सह नहीं सकेंगे। आज भी वक्त है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ठहरो और जो है मुल्क से जो है अनारकी को और परिवार को खत्म करने के लिए हाथ जोड़कर आगे बढ़े। आईबी की सूचना पर पटना पुलिस ने पीएफआई सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के पास से पुलिस को पीएफआई का झंडा, बुकलेट, आपत्तिजनक पर्चे और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं ये पीएफआई का झंडा है। साथ ही लोगों को जो मेंबर बनाया जा रहा था उसकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और एसडीपीआई का यहाँ पर पेपर मिला है। साथ ही जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके भी कई कागजात यहाँ पर मिले हैं। जाहिर सी बात है पुलिस छापेमारी के बाद पूरी तरीके से तहकीकात में जुटी है, तो वहीं जो एनआईए है, एटीएस है, वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एसडीपीआई बिहार का ये कार्ड है, गेस्ट का कार्ड है, जो आमतौर पर लोग जो बाहर से आते थे उनके लिए तैयार किया जाता था और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इन्हीं दस्तावेजों में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसे इंडिया 2047 का नाम दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 2047 तक भारत में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर 10% मुस्लिम भी जुड़ जाएं, तो वो बहुसंख्यकों को घुटने के बल पर ला सकते हैं और भारत में इस्लाम का पुराना गौरव वापस पा सकते हैं। यानी इतनी जहरीली सोच के साथ पटना में बहुत कुछ हो रहा था, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर में। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है और अब पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। वहीं दूसरा आरोपी अतहर परवेज आतंकी संगठन सिमी का सदस्य था। सिमी पर बैन लगने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गया था और उनकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई के लिए काम करता था। यही नहीं, जांच में पुलिस को पता चला कि अतहर आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का बेलर रहा है। 2001 से लेकर 2013 तक कई आरोपियों की जमानत करवाई है। किसी टारगेट की कोई जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा मकसद क्या था, पूरी कार्रवाई किस मकसद से यहाँ पर लोग जुटते थे, कार्यालय चलाने का क्या औचित्य था, उन सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की कार्रवाई हो रही है। जब अनुसंधान होगा, बातें निकाली जाएंगी, तथ्य सामने आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, पूछताछ होगी, न्यायालय में बयान होंगे, तो एक पुख्ता जानकारी मिल सकती है। अभी कुछ भी कह पाना कि उनकी किस तरह की फ्यूचर की योजना थी या क्या था, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। अब तक पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये सभी नामजद एफआईआर है। 26 नामजद आरोपियों में पटना, दरभंगा और सीमांचल इलाके के लोग शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस को आरोपियों के पास से पीएफआई की वो लिस्ट भी मिली है जिसमें कब कितने लोगों को पीएफआई से जोड़ना है, संस्था का मेंबर बनाना है, उसका टारगेट है। इसमें फॉर्म और सदस्य बनाए गए लोगों की पूरी डिटेल्स है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के एनजीओ को चला रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पीएफआई युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाती है। पटना पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों एनजीओ के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जिसका सीधा मकसद भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काना और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना है, ताकि दक्षिणी भारत की तरह उत्तर भारत में भी यूनिटी मार्च के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। पटना पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जलालुद्दीन अतहर परवेज के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो गरीब हो, अशिक्षित हो। उन्हें मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे।
पुलिस के मुताबिक इन्होंने हाल में 6 और 7 जुलाई को बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए ऐसे ही युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और इस काम के लिए दोनों संदिग्ध आरोपियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों से फंडिंग हुआ करती थी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग में आने वाले किसी भी आदमी की पहचान जाहिर ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जलालुद्दीन और अतहर के पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अपना नाम बदल कर आते थे, रहते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाते थे, क्योंकि उनका असली मकसद इंडिया 2047 को अंजाम तक पहुंचाना था। आजादी के 100 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, लेकिन वक्त रहते इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं तो कई जगहों पर सड़क पार करने के दौरान लोग बह गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। आफत में जान, पहाड़ से मैदान तक, कुदरत का डबल अटैक। कुदरत जब अपने रौद्र पर होती है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। पल भर में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। भारी बारिश और सैलाब की चुनौती भी देश के लिए कुछ ऐसी ही है। यहाँ कई राज्यों में प्रचंड बारिश और बाढ़ ने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश ने लगातार हालात बेकाबू कर रखे। यहाँ निचले इलाके पूरी तरह सैलाब में समा चुके। क्या मंदिर, क्या दुकान, क्या मकान, यहाँ सब कुछ सैलाब की भीड़ चढ़ चुका है। हैरान परेशान लोगों तक मदद पहुँचाना भी किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रहा है। आसमान से आफत बरस रही है और ज़मीन पर आप देख सकते हैं कि जहां पर ज़िंदगी खेलती कूदती हुई नज़र आती थी वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पर डर है, भय है, खौफ है, विकराल रूप देखने को मिल रहा है कुदरत का, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कुदरत का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बहुत परेशानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए हम लोग के पास, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं, देखते भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ की जनता के लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से लाइट नहीं थी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खाना पीना नहीं मांग रहे, सिर्फ सहयोग ये मांग रहे हैं कि हमको लाइट और पानी दो। इस बीच आणंद से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ स्कूली बच्चों की जान पर उस वक्त आफत आ गई जब अचानक सैलाब ने सड़क को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो गया कि बच्चों को सड़क पार कराना चुनौती हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों के सूझबूझ की बदौलत रस्सी के सहारे बच्चों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया। पुणे से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ जबरदस्त सैलाब की चपेट में ये शख्स आ गया है। इस शख्स ने खुद को सैलाब से बाहर निकालने की लाख कोशिशें की, लेकिन लहरों की रफ्तार के आगे इसकी कोशिशों ने जवाब दे दिया और ये पानी में बह गया। नागपुर के पास वर्धा में भी सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नरसिंह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की बस सैलाब की जद में आ गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर सभी लोगों को बचा लिया। ये तस्वीरें हरदा जिले के
मानपुरा इलाके से आई है। यहाँ भारी बारिश ने आबादी वाले इलाके को दरिया में तब्दील कर दिया है। कमर तक भरे पानी के बीच आवाजाही के लिए लोग टायर ट्यूब का सहारा ले रहे हैं, जबकि इस सैलाब से बचने के लिए पूरी बस्ती अपनी छतों पर जा पहुंची है। यहाँ सैलाब की वजह से आलम यह हो चुका है कि जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, अब उन्हीं रास्तों पर रेस्क्यू बोट चलाई जा रही है। हरदा के सिर्फ एक इलाके का ये हाल नहीं है, बल्कि तमाम इलाकों में भारी बारिश के बाद सैलाब का पानी चुनौती बन गया है। पानी के बीच खड़ी इमारतें किसी टापू की तरह दिखाई दे रही हैं। हरदा से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पानी की तेज रफ्तार के बीच ये शख्स अपनी बाइक से रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैलाब की ताकत ने इसके पैरों को उखाड़ दिया और ये सीधे बाइक समेत उफनते दरिया में जा गिरा। हालांकि ये शख्स तैरना जानता था, यही वजह रही कि हादसे में इसकी जान बच गई। उधर बुरहानपुर में भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लहरों की दहशत से बेखौफ ये शख्स भी नाले को पार कर रहा है। ठीक इसी तरह इस ट्रक ड्राइवर ने भी अपनी जान को जोखिम में डाल रखा है। राहत की बात ही रही कि दोनों ने सुरक्षित इस रास्ते को पार कर लिया। खंडवा से आया यह वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। भारी बारिश के कारण नदी और नालों में आए उफान ने यहाँ दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस रास्ते को पार कर रहे हैं, जहाँ से सैलाब पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। मध्य प्रदेश में ये मौसम अगले कई घंटों तक चुनौतियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, उज्जैन, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार और गुना जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड के गोपेश्वर में बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। यहाँ भूस्खलन की वजह से मकानों का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। उत्तराखंड में बारिशों का मौसम अक्सर अपने साथ कई दिक्कतें लेकर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के गोपेश्वर इलाके में, जहां आपको दिखाएं कि भू रिसाव की समस्या खास तौर पर सावन के महीने में, बारिश के महीने में ज्यादा हो जाती है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यहां आप देखेंगे कि कल जो बारिश यहां पर हुई है, उसके बाद आप देखें कि एक हिस्सा जो है यहां पर खिसक गया। आपको ये पेड़ उखड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, उसके पीछे आप देखेंगे कि गीली मिट्टी आपको नजर आ रही है। ये जो बारिश यहां पर हो रही है, उसके बाद इस तरीके से जमीन कट कट के नीचे गिर रही है। इतना घर बार छोड़ के कहाँ जाए, पर रात भर सोते नहीं हम। 2020 से ये स्थिति हो रखी है। शासन प्रशासन इस पे सुनवाई तो कर रहे हैं, पर अभी तो काम तो लगा नहीं। यहाँ पे एक बिजली का पोल था, इन लोगों के कनेक्शन थे। कल जब यहाँ पे फोन, वहाँ नगर पालिका मैडम को फोन किया, तो मैडम ने, वो बिजली विभाग वाले यहाँ पे आए, उन्होंने वो पोल कनेक्शन इधर उधर से कनेक्शन दिए। आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। तो न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाढ़ की बर्बादी लोगों के घरों को बर्बाद कर रही है। गिर सोमनाथ के अरनेज गांव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कंधे से ऊपर पानी जो है वो भर आया है और आप देखिए घर पूरे के पूरे पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीर किसी टापू की नहीं है, ये एक गांव है अरनेज, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से डैम का पानी ओवरफ्लो हुआ और एकाएक 5 बजे इन तमाम घरों को ले डूबा। आप देखिए, मैं घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से ये देखिए, ये कहीं इनके पानी के मटके जो है वो पानी में बह गए, क्योंकि 5 बजे जब पानी आया डैम का, एकाएक ये लोग सो रहे थे, इन्हें पता नहीं चला कि क्या करें। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों ने अपने
जो पीछे घर हैं जो थोड़े से ऊपर लेवल पर हैं, जहां पर लोग रह सकते हैं या छतों पे चढ़ गए। ये देखिए आप, अब घर के अंदर की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा घर जो है वो जलमग्न है, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। ये सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ के गांव की तस्वीर आप देखिए, यहाँ इस बिस्तर पर वो सो रहे थे, लेकिन आप देखिए ना पानी की किस तरीके से इनके बिस्तरों पर पानी आ गया। ये सामान देखिए कि किस तरीके से ड्रम के ऊपर इन्होंने सामान रखा हुआ है, किस तरीके से ये सामान बांधने को मजबूर हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है, वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ लाइट है, लेकिन आप देखिए सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। अब आप तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं, मैं किसी टापू में या समुद्र में नहीं हूँ, एक घर में हूँ और जो घर है पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ये तस्वीर इस पूरे गांव की है। इसी तरीके की तस्वीरें जो है पूरे गांव में नजर आ रही हैं, क्योंकि एकाएक जिस तरीके से बाढ़ का पानी कहें या बरसात का पानी कहें, लगातार जो भी निचले इलाके हैं वो घरों में घुसता हुआ नजर आ रहा है। और ये बर्बादी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे गांव को ले डूबा है। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें नजर आएंगी। ये मंजर है, ये संघर्ष है इन लोगों का। आप देखिए जिस तरीके से मौसम बेकाबू हो रहा है, बादलों की जो आफत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कुदरत का कहर जो है अब इन लोगों पर इस तरीके से पड़ा है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप देखिए कि किस तरीके से ये गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ पानी में डूबा हुआ है। या तो आप घर के अंदर इस तरीके से बैठ के तमाशा देख सकते हैं, या आप सड़कों पर अपना नया बसेरा कर सकते हैं, या छतों के ऊपर आपको रहना पड़ेगा। ये बेबसी की तस्वीरें, ये संघर्ष की तस्वीरें लगातार हम आपको गिर सोमनाथ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे ठीक पीछे एक स्कूल है। स्कूल पक्का है, लेकिन आप देखिए कि बारिश का पानी इस कदर यहाँ पर बढ़ा कि स्कूल में भी पानी चला गया है। दूर है थोड़ा गेट की मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से इस गेट के अंदर जो है पानी चला गया है। लेकिन आप बचपन देखिए ना, क्योंकि बचपन समझ नहीं आता है कि बारिश हो रही है, आपका घर डूब रहा है, लेकिन बचपन जो है वो इसी तरीके से किलकारियां मारता रहता है। लेकिन आप देखिए ये संघर्ष लोगों का है कि किस तरीके से बाढ़ का पानी इस पूरे गांव को ले डूबा है। और लगातार आपको बता दें, क्योंकि कल से ही यहाँ पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और एक चेतावनी जरूर दी गई थी कि जो भी निचले इलाके हैं वहां पर पानी घुस आएगा। और जब ये 5 बजे सुबह बाढ़ का पानी आया तो एकाएक इन लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करें, और इस तरीके से इनके पूरे घरों में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ गुजरात के सौराष्ट्र इलाके की नहीं है, दक्षिण में भी यही है, लेकिन देश भर में इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही, क्योंकि मौसम कोहराम मचा रहा है। 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश में इसी तरीके की बर्बादी की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि मौसम मुसीबतें पेश कर रहा है, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। ये तस्वीरें लगातार अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आधा हिंदुस्तान फिलहाल पानी पानी से लबालब भरा हुआ है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हैं। जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव से कहीं रास्ते बंद हैं, कहीं यातायात बंद है। और आइए अगली तस्वीर गुजरात की ही हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि दक्षिण गुजरात इस वक्त सबसे ज्यादा बाढ़ की मार झेल रहा है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो कोस्ट गार्ड हैं वो देवदूत बने और इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया। आप देखिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है ग्राउंड जीरो पर। और ये नवसारी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोस्ट गार्ड देवदूत बने और इस बच्चे को बचाया गया। तो लगातार एक्सक्लूसिवली हम गुजरात के कोने कोने से आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है, ये तस्वीर भी आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। और आप देखिए कि किस तरीके से इन कोस्ट गार्ड ने इस बच्चे का रेस्क्यू किया और ये वीडियो जो है उनकी तरफ से जारी किया गया। लेकिन आप देखिए कि कितना सफल रेस्क्यू ऑपरेशन इनकी तरफ से किया गया। और लगातार इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ये कच्छ की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तेज बहाव में ट्रैक्टर चलाना इस ट्रैक्टर चालक को भारी पड़ गया। आप देखिए कि किस तरीके से एकाएक ये पूरा ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गया। ये तस्वीरें हैं, कच्छ की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रैक्टर पर काबू वो रख नहीं पाया। और गनीमत ये रही कि इस दौरान ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। तो आप देखिए कि तेज बहाव किस तरीके से आपको ले डूब सकता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन गनीमत ये जरूर रही कि ये ट्रैक्टर चालक
बच गया। तो कच्छ की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आधा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश की मार झेल रहा है। पानी पानी त्राहिमाम जो है आधा हिंदुस्तान हो रहा है। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, वहां पर भी भयावह मंजर जो है वो नजर आया है, बारिश का कहर नजर आया है। भवंडी की तस्वीरें दिखाते हैं, महाराष्ट्र की भवंडी की तस्वीरें। ये महाराष्ट्र में भी लगातार आपको बता दें कि बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी बाढ़ से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार जो है सड़कों पर जिस तरीके से पानी भर आया है वहां पर यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर कई इलाकों में पानी घुस आया है, रास्ते टूट चुके हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से मुसीबतें लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों का संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जल प्रलय जो है या जल संकट जो है वो जनजीवन पर लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।